इमेजिन कीजिए एक ऐसी साजिश जो बाहर से एकदम परफेक्ट लगे, लेकिन अंदर से इतनी खौफनाक हो कि आपके रोंगटे खड़े कर दे। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुणे के लोहगढ़ किले वाले उस केस की जिसने सबको हिला के रख दिया था। हम देखेंगे कि कैसे बिहेवियरल साइकोलॉजी और आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स यानी इंटरनेट और फोन पर छोड़े गए सुराग किसी भी बड़ी से बड़ी आपराधिक साजिश का पर्दाफाश कर सकते हैं। तो चलिए सीधे इस केस की गहराई में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है एक कैफे से। तारीख थी 17 जून 2026 और शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। पुणे का वो कुंडवा इलाका और बाहर भयंकर असहनीय गर्मी। एक यंग कपल इस कैफे में आता है। अब अंदर बढ़िया एसी चल रहा है, लेकिन वो दोनों बाहर के ओपन एरिया में जाकर बैठते हैं। अजीब है ना? पहली नज़र में ये एक नॉर्मल सी मुलाकात लग सकती है, लेकिन उस चिलचिलाती धूप में उस टेबल पर जो बातचीत हो रही थी वो कोई आम बात नहीं थी। वो किसी के लिए मौत का फरमान थी। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इनके बर्ताव में एक बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। स्क्रीन पर बाईं तरफ चेतन है, एकदम रिलैक्स्ड, चेहरे पर स्माइल और बहुत ही कैजुअली अपना खाना ऑर्डर कर रहा है। लेकिन दाईं तरफ बैठी सिया का हाल बिल्कुल अलग है। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। वो बार बार अपना पसीना पोंछ रही है और एकदम सुनसी, इमोशनली डिटैच लग रही है। सच तो यह है कि ये कोई रोमांटिक डेट थी ही नहीं, ये तो एक मर्डर प्लॉट को फाइनल करने की मीटिंग थी। सिया का वो पसीना पोंछना और उसकी बेचैनी वो सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं थी। साइकोलॉजी में इसे एंटिसिपेटरी स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब जब आप किसी ऐसे भयानक काम के बिल्कुल करीब होते हैं जिसे बाद में पलटा नहीं जा सकता, तो आपका दिमाग और शरीर आपस में ही टकराने लगते हैं। बाहर से आप नॉर्मल दिखने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आपकी बेचैनी और पसीना आपके अंदर चल रहे तूफान का सच उगल ही देते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कैसे एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाली अरेंज्ड मैरिज के पीछे मौत की इतनी बड़ी साजिश रची जा सकती है? एक ऐसी शादी जिसमें दोनों परिवारों की पूरी रजामंदी थी, लेकिन इस बाहरी परफेक्शन के पीछे का सच काफी डरावना था। अब जरा इन दोनों की बैकग्राउंड को समझते हैं। केतन, जो कि 26 साल का था, एक वेल एस्टैब्लिश्ड रियल एस्टेट बिजनेस फैमिली से आता था। एकदम ब्रिलियंट लड़का जिसने यूएस से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स किया था। वहीं दूसरी तरफ थी सिया, जिसकी उम्र महज 20 साल थी और वो पुणे के एक ड्राई फ्रूट बिजनेस परिवार से थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिया के परिवार ने उसकी पढ़ाई को लेकर साफ झूठ बोला था। सिया 12वीं फेल थी, लेकिन केतन की क्वालिफिकेशन देखकर सिया के घरवालों ने दावा कर दिया कि वो बीकॉम कर रही है। दोनों की दुनिया सच में एकदम अलग थी। इस केस को समझने के लिए इस टाइमलाइन पर गौर करना बहुत जरूरी है। 2024 में चेतन की मुलाकात सिया के भाई से होती है। 2025 आते आते सिया और चेतन के बीच एक सीक्रेट अफेयर शुरू हो जाता है। बात यहां तक पहुंच जाती है कि दिसंबर 2025 में वो दोनों छुपकर जोधपुर भी जाते हैं। लेकिन इसी बीच सिया के परिवार को भनक लग जाती है और वो आनंद फानन में 11 फरवरी 2026 को सिया की शादी केतन से कर देते हैं, एकदम ग्रैंड और महंगे फंक्शन के साथ। हम यहाँ किसी के भी पारिवारिक फैसलों को जज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस घटनाओं को निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं कि कैसे एक सीक्रेट अफेयर और एक अरेंज्ड मैरिज एक ही साथ चल रहे थे। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सिया को ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो उसने चेतन के साथ भागने का विकल्प क्यों नहीं चुना? इसका जवाब हमें साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस थ्योरी में मिलता है। बात यह थी कि सिया अपनी ऐशो आराम वाली लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे लगने लगा कि उसकी आज़ादी छीनी जा रही है, और इस पूरी सिचुएशन में केतन उसके लिए एक इंसान नहीं बल्कि उसकी आज़ादी पर लगी बंदिशों का एक प्रतीक बन गया। इसी रिएक्टेंस ने उसके अंदर एक ऐसी जानलेवा नफरत भर दी कि उसने केतन को ही रास्ते से हटाने का मन बना लिया। और देखिए, ये साजिश रातों रात नहीं बनी, बहुत ही ठंडे दिमाग से इसकी प्लानिंग हुई। 7 जून को ये दोनों प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे। इसे रोकने के लिए सिया ने 6 जून को खालापुर टोल प्लाजा के वॉशरूम में जाकर केतन का पासपोर्ट ही फाड़कर फ्लश कर दिया। जब इससे भी तसल्ली नहीं मिली तो 14 जून को लोहगढ़ किले पर उसने केतन को खाई में धक्का देने की पहली कोशिश की। लकीली उस दिन केतन एक झाड़ी को पकड़कर बाल बाल बच गया। 14 जून की उस घटना में सिया का शातिर दिमाग देखिए। जैसे ही केतन झाड़ी के सहारे बचा, सिया ने तुरंत अपना पैंतरा बदला और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सांप सांप। उसने ऐसा नाटक किया जैसे कि वो घबराहट में केतन को सांप से बचाने की कोशिश कर रही थी, और केतन ने इस बात पर यकीन भी कर लिया। इसे साइकोलॉजी में इंप्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं, जहां आप पलक झपकते ही सामने वाले की सोच को मैनिपुलेट कर देते हैं। खैर, 14 जून का प्लान तो फेल हो गया। अब आता है 18 जून 2026। अगले दिन सिया का जन्मदिन था और केतन के परिवार ने महाबलेश्वर में एक बड़ी पार्टी प्लान की थी।
लेकिन सिया ने केतन से एक नया झूठ बोला। उसने कहा कि उसके दोस्तों ने लोहगढ़ किले पर उसके लिए एक बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है। केतन, जो कि सिया से बहुत प्यार करता था, इस झूठ को सच मान बैठा और खुशी खुशी सुबह सुबह लोहगढ़ किले के लिए निकल पड़ा। उस दिन किले पर जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म के सीन से कम नहीं था। केतन और सिया आगे चल रहे हैं और उनके ठीक पीछे एक हुडी पहने हुए चेतन आ रहा है ताकि कोई उसका चेहरा ना देख पाए। सिया लगातार पीछे मुड़कर हाथ के इशारों से चेतन को गाइड कर रही थी। फिर वो दोनों एक पानी के टैंक और व्यूइंग पॉइंट के बीच वाली गहरी खाई के पास रुकते हैं। सिया फोटो खींचने के बहाने केतन को किनारे पर खड़ा करती है और खुद जमीन पर बैठ जाती है। बस यही वो सिग्नल था। सिग्नल मिलते ही चेतन पीछे से आता है और केतन को उस गहरी घाटी में धक्का दे देता है। घटना के बाद जब केतन का परिवार और पुलिस वहां पहुंची तो सिया के पास एक रटी रटाई कहानी तैयार थी। वो बस एक ही बात कह रही थी, पिक्चर क्लिक करते वक्त पैर फिसलने से वो खाई में गिर गया। शुरुआत में तो पुलिस और परिवार वालों को भी यही लगा कि ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है, लेकिन सच्चाई को छुपाना इतना आसान नहीं था। कहानी में पहला बड़ा मोड़ तब आया जब केतन की बहन संजना को कुछ अजीब लगा। उसने सिया से उस दिन के बारे में बार बार सवाल पूछने शुरू किए और सिया के बयान हर बार बदलने लगे। कभी सीक्वेंस अलग होता तो कभी कहानी की डिटेल्स। इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड थ्योरी। मतलब सच बोलना तो आसान होता है, लेकिन एक झूठी कहानी को बार बार याद रखने में दिमाग पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि इंसान गलतियां कर ही बैठता है। और सिया के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। संजना की शक के बाद पुलिस ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जब सिया के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो एक ऐसा नंबर सामने आया जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। 2004। जी हां, पिछले कुछ ही महीनों में सिया और चेतन के बीच 2004 फोन कॉल्स हुई थीं, यानी करीब 238 घंटे की बातचीत। बस यहीं से पुलिस को इस पूरी साजिश के असली मास्टरमाइंड चेतन चौधरी का सुराग मिल गया। अब देखें चेतन कितना शातिर था। खुद को बचाने के लिए उसने पूरा डिजिटल कवर अप प्लान किया था। मर्डर वाले दिन सुबह ही उसने अपने फोन का इंटरनेट बंद किया और उसे अपनी दुकान पर ही छोड़ दिया। फिर उसने अपने कर्मचारी नीरज का फोन लिया। वो कार की बजाय स्कूटर से गया ताकि टोल बूथ के कैमरे में ना आए, और इतनी गर्मी में भी हुडी पहने रखी। लेकिन पुलिस तो पुलिस है। जब उन्होंने नीरज के फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वो सीधे क्राइम सीन पर एक्टिव मिली, और इसी एक गलती ने चेतन की पूरी होशियारी पर पानी फेर दिया। इन पुख्ता डिजिटल सबूतों और किले के सीसीटीवी फुटेज के सामने उनकी एक न चली। 22 जून की रात को चेतन को और अगले ही दिन 23 जून की सुबह सिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए और उन्होंने इस खौफनाक साजिश का पूरा सच पुलिस के सामने उगल दिया। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल आता है, क्या बिना किसी चश्मदीद गवाह के, यानी बिना किसी आई विटनेस के, कोई मर्डर चार्ज कोर्ट में टिक सकता है? इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। जब आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे कि कॉल रिकॉर्ड्स, मोटिव और डिजिटल फुटप्रिंट्स की एक ऐसी मजबूत चेन हो तो किसी गवाह की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सारे सबूत उन बेगुनाहों की आवाज बन जाते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये केस इस बात का सबूत है कि कोई भी साजिश कितनी भी परफेक्ट क्यों न लगे, सच छुपता नहीं है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सोचने वाली बात है ना, कैसे आपके ही डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके सबसे बड़े गवाह बन सकते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।